हेलो स्टूडेंट्स, शाश्वती शिक्षण सदन एग्रीकल्चर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं लवप्रीत सिंह आपको क्रीप क्रॉप का सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ और आज अपने थर्ड क्रॉप सनई यानी कि जिसे पटुआ भी कहते हैं और इंग्लिश में जिसे सन हैम या बॉम्बे हैम भी कहा जाता है, उसकी खेती के बारे में अपने स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले इसका बॉटनिकल क्लासिफिकेशन जो मैंने आपको शुरू से बताता आया हूँ। तो सबसे पहले बॉटनिकल क्लासिफिकेशन में बॉटनिकल नेम है इसका क्रोटोलेरिया जुनसिया। बॉटनिकल नेम है क्रोटोलेरिया जुनसिया। उसके बाद बात आती है इसकी फैमिली की। तो इसकी फैमिली है फेबेबिएसी। इसकी फैमिली है फेबेबिएसी। फिर बात करें इसके अपने क्रोमोसोम नंबर। इसकी क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 16। उसके बाद बात आती है इसके ओरिजिन की, यानी कि उत्पत्ति स्थान इसका ब्राज़ील व इंडिया दोनों को माना जाता है। उसके बाद इसका नेक्स्ट पॉइंट है, उसके वह महत्व एवं उपयोग। कहने का मतलब इम्पोर्टेंस एंड यूज़। इम्पोर्टेंट एज यूज़ के आधार पर हम देखें तो इसकी खेती 3 पर्पज़ से करते हैं। फर्स्ट है फाइबर यानी कि रेशे के लिए। उसके बाद अगर सेकंड देखें तो जो सेकंड है वो किसके लिए है, ग्रीन मैन्योर के लिए। और थर्ड है वो है ग्रेन के लिए यानी कि दाने के लिए। इस प्रकार से इसकी खेती 3 उद्देश्यों के लिए की जाती है। उसके बाद अपना नेक्स्ट पॉइंट है जलवायु यानी कि क्लाइमेट। तो ये मैं आपको शुरू से ही बताता आ रहा हूँ हर क्रॉप के अंदर कि अपनी क्रीप क्रॉप है तो क्रीप क्रॉप के अंदर जो भी अपनी क्लाइमेट है वो कौन सी रहेगी, ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल, जिसे कटिबंधीय या उष्ण कटिबंधीय भी कहते हैं। टेम्परेचर मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि हर एक क्रॉप के लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए अच्छा रहता है। कहा जाए तो 70 से 85 डिग्री फाइनल टेम्परेचर इसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद बात करें अपने सॉइल की। अगर सॉइल की बात करते हैं तो ये भी मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ कि सैंडी लॉम या लोमी, जिसे दोमट या बलुई दोमट मृदा कहते हैं, इसके लिए उपयुक्त रहती है, जिसका पीएच मान या एल्यूवियल मृदाएँ भी कह सकते हैं। उसके बाद इनका पीएच मान 5.5 से 7.0 होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं अब इसकी स्पीसीज़ की, या बात कर लें इसके क्लासिफिकेशन की। तो इसका क्लासिफिकेशन 2 तरह का है। इसका क्लासिफिकेशन 2 प्रकार से है। पहला तो है कि इसके सोइंग टाइम के आधार पर सबसे पहले कौन सी, अगेती अवधि वाली जातियाँ। दूसरा मध्यम अवधि। उसके बाद में तीसरा कहा जाए तो पछेती जातियाँ। तो कहने का मतलब है कि अगेती जातियों का मतलब है कि ये लगभग 80 दिन में पक्का तैयार हो जाती हैं। इनको टाइम लगता है 80 से 120 दिन। और बात करें पछेती जातियों की तो ये 120 दिन या इससे भी अधिक समय लेती हैं। ये तो था इनकी डेज के हिसाब से, लाइफ साइकिल यानी कि लाइफ टाइम के आधार पर था इनका क्लासिफिकेशन। अब दूसरा क्लासिफिकेशन है इनकी ग्रोथ के आधार पर सेकंड। उसके बाद अगर अपने बात करें जो सेकंड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ग्रोथ, यानी कि वानस्पतिक वृद्धि के आधार पर
वानस्पतिक वृद्धि के आधार पर वर्गीकरण। तो वानस्पतिक वृद्धि के आधार पर इसको 2 भागों के अंदर बांटा गया है। जो फर्स्ट है वो उसका नाम है कम शाखा वाली जातियाँ, जबकि दूसरे का नाम है अधिक शाखाओं वाली जातियाँ। इन दोनों के आधार पर इनको क्या है, क्लासिफिकेशन किया गया है। अब इन क्लासिफिकेशन के आधार पर कुछ पॉपुलर वैराइटीज़ हैं, उनके नाम मैं लिख देता हूँ। उनके नाम हैं K12 पीली, उसके बाद K12-1। तो ये क्या है, वैराइटीज़ हैं। इसके अंदर एक और नाम पॉपुलर है नालंदा सनई। ये तो थी इसकी वैराइटीज़ पॉपुलर। उसके बाद अपने बात करते हैं इसकी सीड रेट की। तो सीड रेट की अपने इसका क्या था पर्पज़, पहले आपने देखा था कि तीन पर्पज़ के लिए इसकी खेती करते हैं। तो इसके जो सीड रेट है वो तीनों की भी क्या है, अलग अलग है। तो सबसे पहले अपने लिखेंगे यहाँ पर हरी खाद के लिए। तो हरी खाद के लिए जो क्या है, इसकी जो सीड रेट रहती है वो रहती है 90 से 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर। उसके बाद दूसरी बात करें तो दूसरी बात है रेशे के लिए। अगर रेशे के लिए बात करते हैं तो इसकी रेशे के लिए सीड रेट रहती है 60 से 75 किलोग्राम पर हेक्टेयर। ये तो होगी किसके लिए, रेशे के लिए। अब थर्ड बात करते हैं जो किसके लिए थी, अपनी दाने के लिए, यानी कि ग्रेन के लिए। थर्ड बात करें अपने दाने के लिए तो इसकी सीड रेट है 40 से 45 किलोग्राम पर हेक्टेयर। ये तो होगी इसकी सीड रेट। अब बात करें इसके स्पेसिंग की, यानी कि अंतरण। अगर अपने अंतरण की बात करते हैं तो हरी खाद के लिए अपने को पता है कि कोई स्पेसिंग की आवश्यकता नहीं होती। तो दूसरी अगले अपने बात करें इनके लिए, किन के लिए, रेशे व दाने के लिए अंतरण। तो अंतरण की इसमें बात करें तो दोनों के लिए अगर L/L की बात करते हैं, पंक्ति से पंक्ति की दूरी, तो 12 से 15 सेंटीमीटर। और बात करें फिर प्लांट से प्लांट की दूरी, तो प्लांट से प्लांट की दूरी रखी जाती है 15 से 20 सेंटीमीटर। ये तो थी इसकी स्पेसिंग। अब बात आती है बुआई का समय, टाइम ऑफ सोइंग, यानी कि बुआई का समय। बुआई के समय की बात की जाए, जो हरी खाद है उसकी जो सोइंग है वो अप्रैल से लेकर जुलाई तक अपने कभी भी कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें अपने किसके लिए, रेशे व दाने के लिए, अगर अपने बात करें किसके लिए, रेशे व दाने के लिए, तो उसके अंदर अपने क्या करते हैं, इसकी जो बुआई है रेशे व दाने के लिए, इसकी जो बुआई है वो जून से लेकर जुलाई के प्रथम सप्ताह तक कर सकते हैं। जून या जुलाई के प्रथम सप्ताह तक कर सकते हैं। उसके बाद बात करें अपने खाद व उर्वरक की, तो ये मैं आपको हर एक वीडियो में शुरू में बता चुका हूँ कि हर एक के अंदर FYM 200 से 250 क्विंटल पर हेक्टेयर अपने को डालनी है। और NPK की बात करें, अगर ये लेग्यूमिनेसी है, इसका उपयोग हरी खाद के लिए करते हैं तो इसके अंदर अपना नाइट्रोजन नहीं डालते हैं।
फास्फोरस डालते हैं 50 किलोग्राम पर हेक्टेयर। अगर अपने दाने की प्राप्ति नहीं करते हैं तो पोटाश नहीं डालते, अगर दाने की प्राप्ति करते हैं तो पोटाश भी 50 किलोग्राम पर हेक्टेयर की दर से डाली जाती है। उसके बाद अब अगर अपने बात करें अब इसके बाद सिंचाई की, तो मैं आपको पहले कह चुका हूँ 1 से 2 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। बाकी वर्षा को ध्यान में रखते हुए अपने क्या है सिंचाई आवश्यकता अनुसार करते हैं। किसको? वर्षा को ध्यान में रखते हुए। उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है निराई गुड़ाई यानी कि वीड कंट्रोल। तो इसके ऊपर अपने क्या है कि इसके अंदर खरपतवार नियंत्रण की अपने को आवश्यकता नहीं पड़ती है। खरपतवारों का नियंत्रण इसके अंदर समय फसल क्या है खुद अपने आप ही कर लेती है, तो इसके अंदर अपने को वीड कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि यह उनके साथ कंपटीशन बहुत ज़्यादा करती है और इसका कंपटीशन वीड से ज़्यादा फास्ट होता है। तो इस कारण से वीड्स को ये पनपने नहीं देती, यानी कि अपने साथ कंपटीशन करने ही नहीं देती। यह मेनली बात कहें तो यह अपने साथ वीड्स को उगने नहीं देती है। तो ये तो हो गया अपना यहाँ तक का पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अपना नेक्स्ट पॉइंट है हार्वेस्टिंग, यानी कि कटाई। तो अपन इसकी खेती 3 पर्पज़ से कर रहे हैं, तो तीनों की कटाई भी क्या करेंगे अलग अलग करेंगे। सबसे पहले लिखते हैं हरी खाद। तो आप लोगों को पता ही है कि हरी खाद की कटाई कब करते हैं, जब फसलों के ऊपर क्या है फूल आ जाते हैं, तो उस समय उस फसल को खेत के अंदर पलट दिया जाता है। यानी कि इसकी कटाई कब करते हैं? फूल आने के बाद इसको खेत के अंदर क्या कर दिया जाता है? पलट दिया जाता है। यानी कि फूल आने पर लगभग दिन की बात करें तो 50 से बुआई के 50 से 60 दिन बाद इसको खेत के अंदर पलट देते हैं, जिससे कि क्या है हरी खाद अपनी तैयार हो जाती है। और हरी खाद की अगर उपज की बात करें तो 200 से 300 क्विंटल पर हेक्टेयर से अपने को क्या है हरी खाद की प्राप्ति होती है। अगर दूसरी बात करें, अब दूसरी खेती अपनों ने किसके लिए की थी? तो रेशे के लिए, यानी कि फाइबर के लिए। और अपनों ने फाइबर के लिए की थी, तो फाइबर के अंदर क्या होता है कि बुआई के 10 से 12 सप्ताह बाद फसल को क्या है रेशे के लिए 10 से 12 सप्ताह बाद फसल को रेशे के लिए काट लिया जाता है। फसल को रेशे के लिए काट लेते हैं। कटाई करने पर जो रेशा होता है वो कच्चा प्राप्त होता है। तो इससे क्या है अपने कहते हैं कटाई करने के बाद इसको अपने खेत के अंदर कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं। तो उसके बाद अब अपने जो थर्ड है वो है बीज के लिए, यानी कि बीज या दाने के लिए। और बीज या दाने के लिए कटाई कब करते हैं? जब फलियों के अंदर बीज कठोर यानी कि हार्ड व काला यानी कि ब्लैक, जब यानी कि फलियों के अंदर सीड जो वो हार्ड और ब्लैक कलर का हो जाए तो तभी इसकी कटाई करनी चाहिए। क्यों इस समय इसकी कटाई क्यों करनी चाहिए? कि इसी समय इसकी फलियां क्या है सूख जाती हैं और जो दाना होता है वो उसके अंदर अपने व्रंत से टूट जाता है। तो टूट जाता है तो उसको हिलाने पर क्या होता है उसमें से क्या आती है? आवाज़ आती है। तो उसको हिलाने पर क्या उसमें से आवाज़ आती है। आवाज़ आने के कारण क्या इसका नाम क्या पड़ा? क्रोटोलेरिया पड़ा। क्योंकि क्रोटोलेरिया जो शब्द है, जो क्रोटोलेरिया जो वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज का है। कौन सी लैंग्वेज का है? ग्रीक लैंग्वेज का है, जिसका अर्थ क्या है? वाद्य यंत्र। जिसका अर्थ है वाद्य यंत्र, जिसे स्पेन में बनाया जाता है। तो इस कारण से इसी का बॉटनिकल नेम क्रोटोलेरिया जुन्सिया पड़ा। क्यों? क्योंकि सूखने पर जो इसका व्रंत है वो क्या है बीज अपने व्रंत से अलग हो जाता है और फलियों को हिलाने पर उसमें से एक आवाज़ आती है, यानी कि धुन सुनाई देती है। तो इसी कारण इसका नाम क्या पड़ा? क्रोटोलेरिया इसका नाम रखा गया। क्रोटोलेरिया नाम रखा गया। अपन बात कर रहे थे बीज या दाने की। तो अपन ने कहा कि इसकी कटाई कब करते हैं? जब यानी कि सीड क्या हो जाएगा?
हार्ड हो जाएगा और ब्लैक कलर का हो जाएगा और फलियों को हिलाने पे उसमें से आवाज़ आएगी, तब अपने को समझ लेना चाहिए कि फसल तैयार है। तो इसको हंसिए की सहायता से काट कर अलग कर लेते हैं और सुखा लेते हैं। उसके बाद बात आती है रीडिंग की। उसके बाद बात आती है किसकी? रीडिंग, यानी कि रेशे को सड़ाना, रेशे को एक्सट्रैक्शन, रेशे को अलग करना। तो ये जो मेथड है ये अपने पीछे जूट के अंदर पढ़े थे। मैं लवप्रीत सिंह, मैंने आपको जूट के अंदर पीछे ये जो बताए थे, अपने 2 मेथड पढ़े थे। कौन कौन से थे? रीडिंग पहले बताया था। रीडिंग के अंदर क्या होता है कि 90 सेंटीमीटर बंडल, पहले बंडल बनाए जाते हैं। उन बंडलों को 90 सेंटीमीटर गहरे पानी के अंदर डुबो दिया जाता है और वो कम से कम 20 से 25 सेंटीमीटर पानी के अंदर डूबे रहें। फिर उनको अलग करने की अपनी 2 विधियाँ थी। फर्स्ट थी एक एक प्लांट करके, यानी कि एक एक पौधे से रेशा अलग करना, यानी कि एक्सटेंशन मेथड इंडिविजुअल प्लांट्स। दूसरा था अपना मुट्ठा मेथड, यानी कि मुट्ठा विधि। ये 2 विधियाँ अपनों ने की थी। तो जूट की तरह ये भी स्नेही के अंदर ये जो दोनों विधियाँ ये क्या रहेंगी? सेम रहेंगी। उसके बाद बात आती है किसकी? उपज की। तो उपज की बात की जाए तो अपने को कितनी उपज मिलती है? तो अपने को उपज की बात करें तो अपने को पर हेक्टेयर, यानी कि इससे मैंने ग्रीन मैन्योर के बारे में बताया था, 200 से 300 क्विंटल पर हेक्टेयर क्या प्राप्त होता है अपने को? 200 से 300 क्विंटल पर हेक्टेयर हरी खाद की प्राप्ति होती है। उसके बाद दूसरी बात करें रेशे के लिए, तो रेशे की बात करें तो 8 से 12 क्विंटल पर हेक्टेयर अपने को क्या है? रेशा प्राप्त होता है। और उसके बाद बात करें किसकी? ग्रेन की, यानी कि दाने के लिए, तो 8 से 10 क्विंटल पर हेक्टेयर अपने को शुद्ध दाने की प्राप्ति होती है। या अपने दोनों की दोनों उपज को 8 से 10 क्विंटल पर हेक्टेयर भी लिख सकते हैं। अगर अपने को कुछ भी याद नहीं रहता है तो भी अपना सही रहेगा, यानी कि रेशा और दाना दोनों सेम प्राप्त होते हैं, 8 से 10 क्विंटल पर हेक्टेयर। उसके बाद जो हरी खाद है वो अपने को इसके हरी खाद 200 से 300 क्विंटल पर हेक्टेयर अपने को प्राप्ति होती है। बाकी रहते हैं अपनी जो बात है डिजीज़ एंड पेस्ट मैनेजमेंट की। अगर ग्रीन मैन्योर करते हैं तो उसके अंदर किसी भी प्रकार के डिजीज़ और पेस्ट का अटैक नहीं होता है। अगर होता भी है तो अपने उसका कंट्रोल नहीं करते हैं, क्योंकि 70.5 लगभग 50 एक दिन बाद उसको क्या है भूमि के अंदर दबा दिया जाता है। बात करें रेशे के लिए और दाने के लिए, तो इसके जो आपको कंट्रोल है वीड्स, जो जितने भी इसके पेस्ट हैं और डिजीज़ हैं उनके आपको नोट्स के अंदर मिल जाएंगे। तो इसी के साथ आज की अपनी सनम की क्रॉप जो है पूरी होती है। इस प्रकार अपनों ने आज यानी कि फाइबर क्रॉप का जो अपना चैप्टर था वो कंप्लीट कर लिया है। फाइबर क्रॉप के अंदर अपने 3 क्रॉपें आई थी। फर्स्ट की थी अपनों ने कॉटन, सेकंड की थी अपनों ने जूट और आज अपनों ने थर्ड कर ली है सनम। इस प्रकार से अपनी फाइबर क्रॉप्स हैं जितनी भी वो कंप्लीट होती हैं। इस प्रकार से अपना एक टॉपिक यानी कि एक पॉइंट पूरा क्लियर होता है। ओके, थैंक यू।